वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज हो गई है 11 जून और एग्ज़ाम डेट कब है? 4 अक्टूबर। तो टेस्ट नंबर 385 लगाते हैं 11 जून के लिए। टेस्ट नंबर 1 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा आपको। 385 तक पहुँच जाओगे वहाँ पर। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में वंदे उत्कल जननी गीत को तेलंगाना का राज्य गीत घोषित किया है। और वंदे उत्कल जननी गीत के रचनाकार कौन है? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। इस गीत को सबसे पहले 1912 में उत्कल सम्मेलनी की बैठक में गाया गया था। इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, वंदे उत्कल जननी गीत के रचनाकार कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र हैं। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, इस गीत को सबसे पहले 1912 में उत्कल सम्मेलनी की बैठक में गाया गया था। लेकिन पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि हाल ही में उड़ीसा राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत घोषित किया है, ना कि तेलंगाना की सरकार ने। तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने देशभक्ति गीत वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत घोषित किया, इसलिए गलत है पहला। इस गीत की रचना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा की गई थी और इस गीत को सबसे पहले 1912 में उत्कल सम्मेलनी की बैठक में गाया गया था और तभी से ये उत्कल सम्मेलनी की सभी बैठकों में गाया जाता है। उत्कल सम्मेलनी स्वतंत्रता सेनानी मधुसूदन दास द्वारा स्थापित एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का कारण तापमान एवं लवणता में अंतर है और इससे उत्पन्न धाराएं गहरे सागरीय भागों में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की कमी करती हैं। देखिए कमी नहीं करती, बढ़ाती हैं, बढ़ोतरी करती हैं। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो गहरी सागरीय धाराएं पानी के घनत्व में अंतर से उत्पन्न होती हैं, जिसे तापमान और लवणता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सागरीय धाराओं की प्रक्रिया को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के रूप में जाना जाता है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन से उत्पन्न धाराएं गहरे सागरीय भागों में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं, न कि कमी। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अब देखिए ध्रुवीय सागरीय जल की लवणता बढ़ने पर जल का घनत्व भी बढ़ जाता है तथा सागरीय जल भारी होने के कारण अवतलित होने लगता है। इससे ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर विषुवतीय सतही जल अपवाहित होने लगता है ताकि प्रति संतुलन बना रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। यह नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस नदी के जल विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 2 न्यायाधिकरण का गठन किया जा चुका है, जो पहली बार 1969 में किया गया था और दूसरी बार 2014 में किया गया था। अब बताइए नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? देखिए ऊपर से एक पॉइंट पकड़ो तो यह नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात कर रहा है। अब ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की? गोदावरी। तो गोदावरी तो हो नहीं सकता, इसको हटा दो। फिर उसके बाद कौन सी है? कृष्णा। तो उत्तर क्या हो गया इसका? कृष्णा ही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कृष्णा नदी जो है, मतलब गोदावरी के बाद पूर्व दिशा में बहने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कृष्णा नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 2 न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। पहली बार किया गया था 1969 में और दूसरी बार किया गया था सन 2004 में। 2004 वाले ने जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 2010 में प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में विचार करना है। देखिए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।
ये असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का हिस्सा है और यह अभयारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। अब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो पता होगा कि असम में क्या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, नहीं। देखिए पाए जाते हैं, करेक्ट है, और हिस्सा भी है उसका। और ये अभयारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है, करेक्ट है। और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है। असम के देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व को न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश के सबसे अधिक पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह असम घाटी का उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का एक हिस्सा है और इसमें 3 भाग जयपुर और जयपुर नहीं है, जयपुर है, जयपुर, उत्तरी देहांग नदी और डिरोक वर्षा वन शामिल है। इसे वर्ष 2004 में अभयारण्य घोषित किया गया था और यह अभयारण्य देहिंग पटकाई रिजर्व एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा है? देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी मतलब बेगारी का निषेध, कारखानों और खाद्यान्नों में बच्चों के काम करने पर रोक। कौन सा है? देखिए इसका उत्तर कुछ भी निकल सकता है, लेकिन ध्यान दो क्या पूछा है यहाँ पर। संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार बात हो रही है और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हो रही है। तो 23-24 में है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या है अनुच्छेद 23 में? अनुच्छेद 23 में मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध और है कारखानों और खाद्यान्नों में बच्चों का निषेध। 23-24 इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर 3-4 हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन करना तो अनुच्छेद 17 में, ये तो फंडामेंटल राइट्स है। सेकंड वाले को हटा दो जहाँ जहाँ दो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। कौन से बालक? 14 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, कोयला भंडार की उपलब्धता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर होने के बाद भी भारत को कोयले का आयात करना पड़ता है। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोल उत्पादकता 700 से 800 मिलियन टन है। प्रतिवर्ष औसत लगभग 150 से 200 मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता है और भारत में वर्ष 1975 में 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना की गई थी। कौन सा सही में? देखिए भारत में प्रतिवर्ष जो स्थानीय कोल उत्पादन है वो पता होना चाहिए, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, लगभग तो पता ही होना चाहिए ना कितना चल रहा है मिलियन टन में। 700 से 800 चल रहा है तो करेक्ट है। प्रतिवर्ष औसतन 1500 से 200 मिलियन टन भारत कोयले का आयात करता है और 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी और कोयला भंडार की उपलब्धता के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, फिर भी भारत कोयले का आयात करता है। ये सारे के सारे सही हैं, चारों के चारों, डी है इसका उत्तर। तो देखिए उपरोक्त सभी कथन सही हैं। कोयला भंडार की उपलब्धता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है भारत, लेकिन फिर भी आयात करता है दूसरे देशों से। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोल उत्पादन 700 से 800 मिलियन टन है, जबकि प्रतिवर्ष औसतन लगभग जो है 150 से 200 मिलियन टन कोयले का आयात भारत को करना पड़ता है। यानी घर में उत्पादन कितना कर रहा है? लगभग 700 से 800 मिलियन टन और आयात कितना ले रहा है? 150 से 200 मिलियन टन। वर्ष 1973 में भारत में कोयले के राष्ट्रीयकरण के बाद 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी और वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में CIL की भागीदारी कितनी है? कोल इंडिया लिमिटेड की 82%, 82% है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में चर्चा में रही जर्मनी की राइन नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, राइन नदी स्विस आल्प्स में उच्च स्रोत से निकलती है।
यह नदी उत्तरी सागर में अपना जल विसर्जन करती है। इस नदी में जल की आपूर्ति वर्षा के पानी और हिमनदों के पिघलने से होती है। इनमें से कौन सा सही है? जर्मनी की राइन नदी न्यूज़ में है क्योंकि ये अपने निम्नतर जल स्तर पर पहुंच गई है एक अनुमान से पहले ही। तो पहला वाला करेक्ट है। राइन नदी स्विस आल्प्स में उच्च स्रोत से निकलती है, उत्तरी सागर में अपना जल विसर्जन करती है। जल विसर्जन करना या जल विसर्जन करना या फिर उत्तरी सागर में गिरना या किसी और सागर में गिरना सभी की बात है। अब देखिए, इस नदी में जल की आपूर्ति वर्षा के पानी और हिमनदों के पिघलने से होती है, ये भी सही है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो क्यों पूछा गया है प्रश्न? तो देखिए, हाल ही में जर्मनी की राइन नदी जो है वो शुष्क ग्रीष्मकाल के शुरुआती दिनों में ही पिछले 2 दशकों की तुलना में अपने न्यूनतम जल स्तर पर पहुंच गई है और इसके चलते यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग पर शिपिंग में व्यवधान की आशंका व्यक्त की जा रही है। खनिज संपदा से भरपूर औद्योगिक क्षेत्र में बहने के कारण इस नदी का महत्व व्यापारिक मार्ग से बहुत अधिक है और राइन नदी स्विस आल्प्स में उच्च स्रोत से निकलने के साथ उत्तरी सागर के मुहाने पर स्थित रोटरडम बंदरगाह तक लगभग 800 मील यानी 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। तो देखिए, उत्तरी सागर में गिरने से पहले ये यूरोप के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को बंदरगाहों के माध्यम से सामान की आपूर्ति करती है और इस नदी में जल की आपूर्ति वर्षा के पानी और हिमनदों के पिघलने से होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। तो है, जैव विविधता में समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक है। बिल्कुल है। जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक समानता पाई जाती है। देखिए, समानता थोड़ी पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाएगी ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। विविधता समान नहीं है। कोई पानी में रहता है, कोई हवा में उड़ता है, कोई पेड़ों पर रहता है, कोई मिट्टी के अंदर रहता है, कोई दीवारों पर रहता है। सबका आश्रय अलग अलग है ना। तो 4 तो हो नहीं सकता, इसका आंसर 1 2 3 होगा बी। तो देखिए, कथन 4 यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है जो मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्यधिक सहायक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में चर्चा में रही गोदावरी नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके जल ग्रहण का 49% भाग कर्नाटक में, 20% भाग मध्य प्रदेश में तथा छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है ये और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पूर्ववाहिनी नदी है। इसके जल ग्रहण का 49% भाग महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से निकलती है तो कर्नाटक में कहाँ से हो गया? बाकी 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, शेष भाग आंध्र प्रदेश में। तो थर्ड वालों को एलिमिनेट कर दो जरा। थर्ड वाला नहीं होगा तो इसका आंसर 1 से कट जाएगा तो 3 से सारा कट जाता, ए हो जाएगा। तो कथन 3 सही नहीं है क्योंकि इसके जल ग्रहण का 49% भाग महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में नहीं है। 20% भाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, शेष भाग है आंध्र प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। नदी की लंबाई कितनी है गोदावरी की? 1465 किलोमीटर। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां, याद रखिएगा। क्यों पूछा गया है प्रश्न? तो देखिए, हाल ही में जल संसाधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के अध्यक्षों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजना का विवरण
1 माह में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं और यूपीएससी में इसी तरह से प्रश्न बनाकर उठा लिए जाते हैं करंट से रिलेट करके। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संदर्भ में विचार करना है आपको। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना 2004 में हुई थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है। प्रतिवर्ष करता है, 2 वर्षों में एक बार करता है। QS महत्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रमुख वैश्विक करियर तथा शैक्षणिक नेटवर्क है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संदर्भ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना 2004 में और वैश्विक स्तर पर हर साल प्रतिवर्ष यानी विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है ये। तो क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। पहला तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची जारी की गई, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे ने 172वां स्थान प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना रहा IIT बॉम्बे। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लीजिएगा। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम डेट है। अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, हर एंगल से प्रश्न बना देंगे ताकि सुनिश्चित सफलता आपको 4 अक्टूबर को मिल जाए। धन्यवाद।